गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी जो थी वो पूरी कवर कर ली थी। बेसिक जो थ्योरी होती है वो हमने कवर कर ली है और उसके ऊपर बेस्ड हमने 3 वैरायटी के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं उन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, वी हैव डन इट। एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी होता है, पूरक कोण की जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कर लिए। बेसिकली हमको क्या करना है आज वाली क्लास में, फोर्थ वैरायटी के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चलना है। हमको क्या करना है, जो टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग को फिनिश करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी टेबल के ऊपर बेस्ड जो मैंने लेक्चर बना रखा है थ्योरी क्लास का वो नहीं देखा है, तो पहले क्या करो उसको जा करके देख करके आओ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस वाले लेक्चर को नहीं देखोगे आज वाले जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको क्लियरली टेबल जो है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, उनके लिए मैंने क्या किया है, 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स के ऊपर मैंने वैल्यूज जो है वो आपको लिखवा दी है वहां पर, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना टेबल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको वो टेबल वाली वैल्यूज याद है कि नहीं है। यदि आपको वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो जिन्होंने भी वो टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखो, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हो, या ऊपर की तरफ जो आई बटन आता है वहां पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो ठीक है, तो पहले क्या करना, उस थ्योरी वाले वीडियो को देख करके आओ। जब तक वो नहीं देखा है तो आज वाली क्लास अटेंड करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। एक तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम लोग को देखो क्या करना होता है, जैसे टेबल वाला जो पॉइंट से एक तो वो टेबल वाली जो वैल्यूज है वो याद रखना। इसके अलावा देखो और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उस टेबल से ये निकल करके आएगी। और जैसे क्या करता हूँ मैं, जब भी आपको कोई प्रैक्टिस क्लास करवाता हूँ उसके स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको थ्योरी वाले पॉइंट्स बताता हूँ, है ना। क्योंकि ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले क्या किया करो, ये जो थ्योरी वाले पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूँ इनको क्या किया करो, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया करो। एंड देन इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट किया करो। तो देखो पहले क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए टेबल के रिगार्डिंग। एक तो टेबल वाली जो वैल्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उनको याद कर लेना, ठीक है। टेबल जो है उसको याद कर लो, क्योंकि यदि टेबल का क्वेश्चन आया तो वो बहुत ईजी आएगा। डिपेंड करता है कि आपने वो वैल्यूज याद कर रखी है या नहीं कर रखी है। दूसरा देखो, जैसे टेबल वाली जो वैल्यूज है वो आपको याद होगी, नहीं भी याद है तो एक बारी के लिए क्या करना, सामने रख लो और जो जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ वो समझते जाना। जैसे साइन थीटा की बात करते हैं, साइन 0 पर जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। फिर 30 पर निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। 45 पर निकालोगे तो 1 अपॉन में √2 आता है। फिर आप 60 पर निकालोगे √3 अपॉन में 2 आता है। और जब लास्ट में 90 पर निकालते हो तो वैल्यू कितना आता है आपका, 1 आता है, ठीक है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे एंगल का वैल्यू पहले 0 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45, 60 और लास्ट में 90 पर पहुंचे, तो जो साइन का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। भाई पहले 0 पर 0 ही था, फिर 30 पर 1/2 हो गया। 1/2 को आप क्या कर सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, ठीक है। फिर 45 पर निकालोगे तो 1 अपॉन में √2 आता है, जिसका वैल्यू ध्यान रखना 0.707 के समथिंग आएगा। देन 60 पर निकालोगे तो √3 अपॉन में 2 आता है, उसको सॉल्व करोगे तो 0.8 के समथिंग वैल्यू आता है। और 90 पर जब आपने वैल्यू निकाला तो वो 1 आता है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि थीटा का जो वैल्यू है वो ध्यान रखना, इसको ऐसे समझ लेना कि जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, ध्यान रख लेना, जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करता है। भाई थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, 0, 30, 45, 60, 90 तक जाओगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कर सकते हो वाली चीज, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सेकंड केस समझना, कॉस की बात करते हैं। जैसे कॉस वाले केस में क्या होगा, कॉस 0 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, टेबल में 1 दे रखी है ना। फिर जैसे आप अगले एंगल पे निकालोगे, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 आएगा जो 0.8 बनेगा। फिर कॉस 45 का वैल्यू निकालोगे 1/√2 आएगा जो कि 0.707 बनेगा।
फिर कॉस 60 का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा जो कि 0.5 बनेगा। और जब आप कॉस 90 का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इस वाले केस में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कम होता जा रहा है ना। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे वैल्यू जो मिला आपको 1, वो 0 डिग्री पर मिल रहा है। फिर जैसे जैसे आप 90 पर पहुंचते हो तो कॉस का वैल्यू 0 हो जाता है। तो कॉस वाले केस में क्या होगा, एंगल का वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ये याद रख लेना, ठीक है। देखना आगे, सिमिलरली टेन थीटा के लिए देखना। टेन थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री के ऊपर 0 है। फिर जब आप निकालते हो 30 के ऊपर तो 1/√3 आएगा। फिर ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, 45 पर 1 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे 60 के ऊपर तो √3 आ जाएगा। और 90 के ऊपर जाते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 0 था, फिर 1/√3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर √3 हो गया, फिर इनफाइनाइट हो गया। तो जैसे ये 1 आ गया, √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.732 होता है। ऐसे ही 1/√3 जो इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा √1/√3 वाला, ये ध्यान रखना 1 से कम आएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 10 वाले केस में जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। पहले 0 था, फिर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ गया, फिर 1 हो गया, फिर 1.732 जो कि 1 से बड़ा है, और फिर लास्ट में आपको मिला क्या, इनफाइनाइट, जो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि थीटा का वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। बात आ गई समझ में ये वाली, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे आपने इनको याद किया, इसका जस्ट उल्टा चलेगा जो इनके इनवर्स होते हैं। जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, तो ध्यान रख लेना साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। उसका वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली थीटा का वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स होता है सेक थीटा, उसका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे ही ध्यान रखना, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा का वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहा है तो कॉट का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे एक तरफ आपको लिखा जाए साइन 19 डिग्री, और एक तरफ आपको लिख रखा है साइन 43 डिग्री। आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा बनेगा। तो आप देखो रूल क्या है, थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तो 19 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 43 है। तो एंगल का वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, तो साइन 43 का जो मान होगा वो साइन 19 से ज्यादा होगा। ये ध्यान रख लेना। जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ मिले आपको, कॉस दे रखा है और इधर की तरफ बोला गया है 12 डिग्री, और साथ में दे रखा है कॉस 29 डिग्री। आपसे पूछा गया दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो देखो रूल क्या होता है, एंगल का वैल्यू बढ़ने के ऊपर कॉस का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एंगल पहले 12 था, फिर 29 हो गया। एंगल का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉस 29 का वैल्यू कम रहेगा, कॉस 12 का वैल्यू कॉस 29 से ज्यादा बनेगा। कर सकते हो ये वाली चीज, ठीक है। ऐसे ही देखना है यहाँ पर, सपोज जैसे 10 के लिए देख लो। जैसे हमको बोला जाए 10, एक तो आपको दे रखा है 69 दे रखा हो, और एक आपको दे रखा हो 52 दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा, कौन सा वैल्यू छोटा आएगा। तो देखो सिंपल सा रूल है, एंगल का वैल्यू बढ़ने पर 10 का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। तो 1069 जो बनेगा वो 1052 से ज्यादा होगा। तो ये रूल याद रखना, एंगल का वैल्यू बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ता है, कॉस का वैल्यू घटता है, टेन का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। दो तो ध्यान रखना इंक्रीज करेंगे, साइन और टेन तो इंक्रीज करता है जबकि कॉस डिक्रीज करता है। जो रूल इधर की तरफ काम कर रहे हैं उसके उल्टे रूल काम करेंगे इनके इनवर्स के ऊपर। साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉसेक का वैल्यू घटेगा, कॉस का वैल्यू घटेगा तो सेक का वैल्यू बढ़ जाता है, टेन का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉट का वैल्यू घटेगा। और चाहे से आप टेबल के अंदर देख भी सकते हैं, जैसे सेक थीटा के लिए देख लेना, स्टार्टिंग में सेक 0 का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है हमारे को, 1 दे रखा है ना। सेक 0 का जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर, 1 हो जाएगा। देन जैसे आप वैल्यू निकालते हो किसके ऊपर, सेक 30 के ऊपर वैल्यू निकालते हो तो वो कितना आता है, 2/√3 आ जाएगा, बनेगा ये वाला। देन सेक 45 पर वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है,
√2 आता है। देन sec 60 पर वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, और sec 90 पर वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। आप देख सकते हो 1 हो गया, 2 अपॉन में √3 हो गया, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, ये 2 आ गया, इनफाइनाइट आ गया। देख सकते हो एंगल बढ़ने पर sec थीटा का जो वैल्यू है 1, फिर 2 अपॉन √3, फिर 1.414, फिर 2, फिर इनफाइनाइट, वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, कॉस सेक का घटेगा। एंगल का वैल्यू बढ़ने पर कॉस का वैल्यू घट जाता है, सेक का वैल्यू बढ़ जाता है, और एंगल का वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, कॉट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप केवल क्या करो, इनका याद कर लो, साइन का, टेन का और कॉस का। साइन के साथ में जो चलेगा उसका उल्टा चलेगा कॉसेक के साथ में, कॉस के साथ जो चलेगा वो उसका इनवर्स वाले के साथ, सेक के साथ में उसका उल्टा चलेगा, और टेन के साथ जो चलेगा सेम उसका उल्टा जो बनेगा वो चलेगा किसके साथ में, कॉट के साथ में, इनवर्स के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो देखना है यहाँ से। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, साइन थीटा का जैसे आपने वैल्यू देखा, साइन थीटा का वैल्यू जो था, मैंने टेबल जो है वो आपको एक्सप्लेन करी थी पहले भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये 2 पॉइंट्स है वो मैं एक बार मिटा देता हूँ, इनको आप लोगों ने होपफुली लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरा पॉइंट जो है उसको समझने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे को, जैसे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमने लिख रखा है 0, देन 1/2, 1 में √2, देन उसके बाद में √3/2 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आता है, 1 आ जाता है। सिमिलरली यदि आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हो तो 1 आएगा, देन √3/2 आता है, देन 1/√2 हो जाता है, देन 1/2 होता है, और लास्ट में कितना होता है, 0 होता है। तो देखो यहीं से एक अगला जो पॉइंट है वो समझ में आएगा। वो देखो स्टार्टिंग में देखना, जो 45 जो एंगल है ना, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 45 से पहले साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। फिर 30 के ऊपर देखा तो ये वाला 1/2 आएगा, और ये वाला कितना आएगा, √3/2 आएगा। 1/2 का वैल्यू जो होता है वो ध्यान रखना आप लोग 0.5 लेकर के चलना। ठीक है, 0.5 होता है, और √3/2 का जो वैल्यू बनेगा, जैसे √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.732, और इसमें डिवाइड किसका देंगे हम लोग, 2 का डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करोगे ये 0.8 आ जाएगा, 0.866, ये वैल्यू इसका आ जाता है √3/2 का। ठीक है, और ऐसे ध्यान रखना 1/√2, 1/√2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना इसका जो वैल्यू आता है ना वो 0.707 आता है। ठीक है, 0.707 आ जाएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो पॉइंट क्या समझा रहा हूँ वो देखना। स्टार्टिंग में जब एंगल 45 से कम है, ठीक है, एंगल जो है वो 45 से कम है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 1 है। फिर 30 के ऊपर निकालोगे तो ये 0.5 आया, जबकि ये कितना आ गया, 0.866 आ रहा है। फिर 45 पर जब देखते हो तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। 45 से आगे चलते हैं तो साइन का वैल्यू आ रहा है √3/2, जो कि कितना बनेगा, 0.866 बनेगा। ठीक है, और जबकि इसका वैल्यू आया 1/2, जो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और लास्ट में इसका जो वैल्यू है वो 1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, यदि एंगल 45 से कम है तो कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन से ज्यादा होता है। देख सकते हो 1 जो है वो 0 से ज्यादा है, 0.866 जो है वो 0.5 से ज्यादा है। फिर जैसे ही एंगल का वैल्यू 45 होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, फिर एंगल का वैल्यू जैसे ही 45 से ज्यादा बनेगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस से ज्यादा हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, साइन का वैल्यू 0.866 आ रहा है, यहाँ पर 0.5 ही आया, जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 0 ही आ रहा है। तो देखो क्या क्या याद रखना है, तीनों चीजों को याद रखना। यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो ज्यादा रहेगा कॉस थीटा से, कब, जब एंगल का वैल्यू 45 से कम रहे। ठीक है, 3 कैटेगरीज बनती है, ध्यान रखना यहाँ पर। जब एंगल का वैल्यू 45 से कम रहता है तो साइन का वैल्यू कॉस से ज्यादा होता है। सिमिलरली ध्यान रखना टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी कॉट से ज्यादा होता है, और सेक थीटा का जो वैल्यू बनता है वो भी कॉसेक थीटा से ज्यादा बनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस से ज्यादा बनेगा जब थीटा का वैल्यू 45 से कम हो। एक सेकंड रुकिएगा, साइन का वैल्यू कॉस से ज्यादा रहेगा,
एक सेकंड, थोड़ा सा ना इसमें मैंने गलत लिख दिया है, ये चीज़ को देखना। यहाँ पर जो साइन का जो वैल्यू है 0.5, जबकि कॉस का वैल्यू आ रहा है 1 और 0.866, है ना। तो साइन का जो वैल्यू बनेगा वो कॉस से कम बनेगा, है ना। मैंने साइन जो है वो उल्टे लगा दिए, इधर देखो आप लोग। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ, देन मैं पूरा जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो बेसिकली क्या होता है इस पॉइंट के अंदर, जो थर्ड पॉइंट जो करवा रहा हूँ, इसमें तीन कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी, जब एंगल का वैल्यू क्या हो, 45 से कम हो। जब 45 से कम रहेगा तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा से कम बनेगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। सिमिलरली आप क्या करना, टेन और कॉट के लिए चेक करना। टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो कॉट थीटा से कम बनेगा, और सिमिलरली सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो कॉसेक थीटा से कम बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है जब एंगल का वैल्यू 45 से कम हो। आप लोग चेक भी कर सकते हो, जैसे आप लोग को मैं टेन और कॉट का जो है वो चेक करवा देता हूँ। टेन का जो वैल्यू होता है जीरो के ऊपर जीरो होता है, फिर 30 के ऊपर कितना बनता है, 1 अपॉन में √3 बन जाएगा। 45 पर 1 आ जाएगा, देन 60 के ऊपर जाओगे √3 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। इसी तरह से यदि आप कॉट थीटा का वैल्यू लिखोगे तो वो इनफाइनाइट, √3, 1, 1 अपॉन में √3, और लास्ट में कितना आता है, 0 आता है। तो आप एक चीज़ चेक करो, ये जो वैल्यू है ये 45 पर आ रही है ना। ये जो वैल्यू आएगी वो तो कितने पर आएगी, 45 पर। 45 से पहले यदि आप देखते हो तो कॉट का जो वैल्यू बन रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, जबकि ये तो जीरो ही आया। ऐसे ही यहाँ पर ये √3 आया, जबकि ये 1 अपॉन में √3 आ रहा है। तो 45 से पहले क्या रहेगा, कॉट का जो वैल्यू बनेगा वो 10 से ज़्यादा होगा। सेम चीज़ क्या करना, आप कॉसेक के लिए चेक करना, कॉसेक का जो वैल्यू बनेगा वो भी सेक से ज़्यादा बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड कैटेगरी देखो क्या बनती है, यदि थीटा का वैल्यू क्या हो, 45 के बराबर हो। जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 के बराबर होगा तो होगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों का वैल्यू देख सकते हो, 1 अपॉन में √2 आ रहा है, 1 अपॉन में √2 आ रहा है, सेम हो गया। सिमिलरली टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही सेक थीटा का जो वैल्यू है वो कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है जब एंगल कितना हो, 45 हो जाए। और तीसरी कैटेगरी देखो क्या बनती है, जब एंगल का वैल्यू क्या हो, 45 से ज़्यादा हो। आप खुद चेक करो, जैसे ही एंगल का वैल्यू 45 से ज़्यादा हुआ, साइन 60 का जो मान आ रहा है वो 0.866 आ रहा है, जबकि कॉस 60 का जो वैल्यू है वो 0.5 आया। दोनों में से कौन बड़ा है बताओ मुझे। दोनों में से साइन थीटा का जो वैल्यू बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। तो यहाँ से याद रखना, यदि ये वाला केस बन रहा है एंगल 45 से ज़्यादा है तो साइन थीटा कॉस थीटा से ज़्यादा होगा, टेन थीटा कॉट से ज़्यादा बनेगा। सिमिलरली सेक थीटा जो बनेगा वो भी कॉसेक से ज़्यादा बनेगा। तो ध्यान रखना ये मतलब तो तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो आपको टेबल वाली जो वैल्यूज है वो याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल का वैल्यू बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉसेक का घट जाएगा, कॉस का वैल्यू घटता है तो सेक का वैल्यू बढ़ेगा, और टेन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉट का वैल्यू घट जाएगा। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आपको ये वाला ध्यान रखना है, यदि एंगल जो है वो 45 से कम है तो साइन का वैल्यू कॉस से कम, टेन का वैल्यू कॉट से कम, सेक का वैल्यू कॉसेक से कम रहेगा। एंगल का वैल्यू जैसे ही 45 होगा बराबर हो जाएंगे ये लोग, और 45 से ज़्यादा होने पर साइन का वैल्यू कॉस से ज़्यादा, टेन कॉट से ज़्यादा, सेक का वैल्यू कॉसेक से ज़्यादा। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना, चेक कर लेना, आप लोग को यही वैल्यू जो है वो मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये वैल्यू जो है उनको याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो कि 1/√2 का जो वैल्यू आता है वो 0.707 आता है, √3/2 का जो वैल्यू आता है वो 0.866 आता है। तो इससे क्या होगा, आप लोग कंपैरिजन कर लोगे इजीली। ठीक है, तो एक और पॉइंट जो है वो बता देता हूँ, वैसे मैंने वो पॉइंट आपको पहले बता रखा है, उस पॉइंट को और समझ लो, फिर हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो एक चीज समझना, जैसे मैंने आपको बताया भी था जब ये क्वेश्चंस, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल वाला पॉइंट समझाए थे तब मैंने आपको बताया था, जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/H होता है ना, P/H होता है। ये फोर्थ पॉइंट है, ध्यान रखना, जो आपको याद रखना है। ये चीज आपको पता है कि हाइपोटेनियस या कर्ण जो रहता है वो हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ना, और परपेंडिकुलर जो रहेगा वो हाइपोटेनियस से हमेशा कम रहता है। तो यदि आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो है वो एक से कम आएगा या एक से ज़्यादा आएगा, एक से कम आएगा। तो आपको यही ध्यान रखना होता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से
कम रहेगा, कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे ही मैंने आपको लिखवाया था कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो बी अपॉन में एच होता है। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहनी ही रहनी है, ठीक है, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा रहेगी। तो यदि आप छोटी वैल्यू में फिर से बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू जो बनेगा वो भी एक से कम बनेगा। और आप टेबल में चेक भी कर सकते हो, जैसे टेबल में देखो यहाँ पर 0 आ गया, 0.5 आ गया, 0.707 आ गया, 0.866 आ गया और 1 आ गया। कभी एक से बड़ा वैल्यू मिल रहा है तो बताओ मुझे, नहीं मिल रहा ना, हमेशा क्या मिल रहा है, एक से छोटा मिलेगा। तो ध्यान रखना एक के बराबर भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं कि एक के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखो टेन थीटा के लिए देखना, टेन थीटा का जो वैल्यू आया उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है ना। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, परपेंडिकुलर या बेस इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी, क्या आप वो डिसाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। यदि हो सकता है कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो बेस से बड़ा हो जाए, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो है वो एक से बड़ा मिलेगा, हो सकता है। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो कैंसिल होकर के वैल्यू 1 मिलेगा। और हो सकता है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से कम हो, तो यदि आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू एक से कम आएगा। तो ध्यान रख लेना टेन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, एक से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, एक के बराबर भी हो सकता है, और टेन थीटा का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना, आप ओवरऑल पूरे को ऐसे लिख सकते हो कि टेन थीटा का जो मान होता है, ऐसे लिख लेना इसको, टेन थीटा का जो मान होता है ना वो ऐसे मेंशन कर लेना कि इनफाइनाइट तक वो जाता है और जीरो से बड़ा रहता है, ठीक है, जीरो के बराबर या बड़ा हो जाएगा, और इनफाइनाइट से हमेशा क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रख लेना इनफाइनाइट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इनफाइनाइट जो होता है वो एक अनडिफाइंड नंबर है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मेन ये ध्यान रख लेना टेन थीटा का वैल्यू जीरो से छोटा, सॉरी, एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर रहेगी। ऐसे ही देखो यहाँ पर कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है। सेम कंडीशन इसके लिए भी बनेगी, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, देखो सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन में बी होता है। हाइपोटेनियस जो है कर्ण जो होता है वो बेस से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यदि आप बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो हमेशा एक से बड़ा मिलेगा। मैक्स टू मैक्स ध्यान रखना, आप एक के बराबर हो सकते हैं या फिर हमेशा एक से बड़ा रहेगा। और एक लास्ट जो बनेगा इसी को इसके साथ में लिख लेना, मैं इधर लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, एच अपॉन में पी। और जब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी एक से बड़ा है। तो ये टोटल आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं टेबल के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट, टेबल वाली वैल्यूज याद रखो उनको, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि एंगल का वैल्यू बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ेगा, टेन का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस का वैल्यू घटता है। जो साइन कॉस टेन के साथ में हो रहा है उसका उल्टा ध्यान रखना है, इनके इनवर्स के साथ में होगा। यदि एंगल बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ रहा है तो कॉसेक का वैल्यू घटेगा, एंगल बढ़ने पर टेन का वैल्यू बढ़ रहा है तो कॉट का वैल्यू भी घटेगा, एंगल बढ़ने पर यदि कॉस का वैल्यू घट रहा है तो सेक का वैल्यू बढ़ेगा। ये पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि 45 से कम पर यदि एंगल का वैल्यू 45 से कम है तो साइन का वैल्यू कॉस से कम, टेन का वैल्यू कॉट से कम, सेक का वैल्यू कॉसेक से कम रहेगा। एंगल का वैल्यू 45 होते ही ये बराबर हो जाते हैं, और 45 से ज़्यादा होने पर साइन का वैल्यू कॉस से ज़्यादा, टेन का वैल्यू कॉट से ज़्यादा, सेक का वैल्यू कॉसेक से ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में ध्यान रखना ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको याद रख लेना कि साइन थीटा का जो मान है वो एक के बराबर या फिर एक से कम रहेगा। कभी भी ध्यान रख लेना साइन थीटा का जो मान है वो एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉस का जो मान है वो भी एक के बराबर या एक से कम रहता है। टेन का जो वैल्यू होता है वो ध्यान रख लेना एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। सेम चीज ध्यान रखना कॉट पर भी काम करेगी। सेक थीटा का जो मान है वो हमेशा एक से ज्यादा रहेगा, सेक थीटा का मान ध्यान रख लेना कभी एक से कम नहीं हो सकता है। सेम चीज ध्यान रखना कॉसेक के साथ में रहेगी कि उसका जो वैल्यू है वो भी कभी एक से कम नहीं हो सकता, एक से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर देखो साइन का वैल्यू हमेशा एक से कम रहेगा तो कॉसेक का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा रहेगा।
कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा तो सेक का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। टेन का वैल्यू जो होता है वो ध्यान रखना 1 से कम, 1 के बराबर, 1 के ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। सेम चीज़ कॉट के साथ में भी काम करेगी। तो आई होप आपको जो थ्योरी वाले जो पॉइंट्स मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, और ये 4 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखो, फिर पता है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे टेबल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर। ठीक है, पूरी तरह से मैंने अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो अब आपको टेबल वाले जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। बस रिक्वायरमेंट इतनी है कि जो वैल्यूज़ आपको लिखवा रखी है वो वैल्यूज़ जो है वो आप लोग याद रखना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 97 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 96 तक मैंने आपको करवा दिया था, ये हमारी प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 97 से। देखो इसमें क्या बोला गया है, √3 10 2 थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू कितना है वो कितना है वो निकालना है। तो देखना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10 2 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में √3 लिख सकते हैं ये वाला। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे, याद हो तो, जब a अपॉन में √a होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 अपॉन में √3 बन रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ टेबल को देख करके कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो √3 कब आएगा, ये मुझे बता दो फटाफट से। जब एंगल का वैल्यू 60 होता है तभी आता है ना। और ये ध्यान रख लेना, 10 ये लिखा हुआ है, इसके बाद में जो भी लिखा हुआ रहेगा, चाहे 2 थीटा लिखा हुआ हो चाहे 5 थीटा लिखा हुआ हो, ये पूरा का पूरा ध्यान रख लेना एंगल माना जाएगा। ठीक है, इस पूरे को एंगल मानेंगे। ये मत करना कि ओनली जो थीटा जो है उसको आप एंगल मानो। 10 के बाद में जो भी लिखा हुआ रहेगा उस पूरे को क्या माना जाएगा, एंगल माना जाएगा। तो हमको ये पता है कि 10 का वैल्यू √3 जो आता है वो कितने एंगल पर आता है, 60 पर आता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 बनेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाए। देख लो कितना इजी सवाल है, कर सकते हो। सिंपल सा ही करना था, √3 10 2 थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। पहले 3 को बराबर में शिफ्ट करना, फिर √3 का इसमें डिवाइड दे देना, तो 3 अपॉन √3 जो बनेगा वो √3 आ जाएगा। 10 का वैल्यू √3 जो आता है वो 60 डिग्री के ऊपर आता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 2 थीटा जो होगा इसका मान 60 के बराबर होगा। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो 30 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, 98। देखो इसमें, देखो 98 में क्या बोला गया है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देखो 10 3x आपको दे रखा है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो बोला गया है वो sin 45 cos 45 प्लस sin 30 के बराबर दे रखा है। मुझे ये बताओ कि sin 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √2 बता रखा है वाला, ठीक है। cos 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √2। देखो जहां पर भी जो जो चीजें मैं पूछता जाऊं उनका आप लोग रिप्लाई करते जाया करो, क्योंकि उससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको आपने कितना याद कर रखा है वो भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। प्लस पता है आपको क्या होगा, बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है हम लोग क्लास में बैठ करके ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही sin 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 को गुणा करेंगे तो कितना मिलता है आपको, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। प्लस 1 अपॉन 2 जो है वैसे कैसे है, 1/2 प्लस 1/2 कितना बनेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। मुझे ये बता दो कि 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 कौन से एंगल के ऊपर आता है। 10 का जो वैल्यू 1 आता है वो 45 के ऊपर आएगा, है ना। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 3x है। ध्यान रख लेना 10 के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा एंगल माना जाएगा। तो 3x का जो वैल्यू है वो 45 होना चाहिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। देखो अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, कमेंट में लिखोगे, ठीक है। वही सेम तरीका फॉलो करना है। पहले क्या करो, sin 60 cos 30 और cos 60 sin 30, इनका जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दो, सॉल्व करना उसको। सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वो चेक करना कि साइन के कौन से एंगल के ऊपर वो वैल्यू आता है, ठीक है। और जो भी एंगल पर आता है 2x को उस एंगल के बराबर कर देना, फिर वहां से x का वैल्यू कितना बनेगा वो आ जाएगा। तो इसका आंसर ध्यान रखना आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और कमेंट ध्यान रखना आप लोग क्या किया करो, जब सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप लोग किया करो कमेंट,
तो वो कमेंट क्या होंगे, मेरे पास पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि वो आपका आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। चलिए हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर आ जाना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोला गया है इन फॉलोइंग फिगर, फिर से वो फिगर आ चुका है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, राइट। तो इस वाले फिगर में क्या बोला गया है, एंगल ए का वैल्यू कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना इसमें आपको क्या करना है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है ना वो फाइंड आउट करना है, यही करना है हमारे को। यदि हम क्या करें, ये वाला एंगल निकाल लें और ऐसे ही ये वाला एंगल निकाल लें और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो कंप्लीट एंगल ए कितना है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला एंगल निकालेंगे, एक ये वाला एंगल निकालेंगे। मान लेना ये वाला एंगल एक्स है और इस वाले एंगल को मान लेना वाई है, तो एंगल ए का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो मैं पहले एंगल एक्स का वैल्यू बताता हूँ। देखो यदि आप एंगल एक्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो इसके सामने की तरफ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो भुजा है ये वाली भुजा, ये क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आते हैं वो बता दो मुझे। तो टेन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस यही आता है ना, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, टेन एक्स लिखोगे और फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका वैल्यू भी 10 है, इसका वैल्यू भी 10 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 कब आता है, कौन सा एंगल पे आता है। टेन थीटा का जो वैल्यू 1 आता है वो कौन से एंगल पर आता है, 45 के ऊपर। तो एक्स का जो वैल्यू हो तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करना, इधर वाले ट्राइंगल में देखना, वाई के सामने की तरफ कितना लिखा हुआ है, 10√3, और तो ये तो जो बनेगा वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाली जो भुजा है उसका मान आपको दे रखा है 10, और वो क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप वैल्यू लिखते हो 10y का, तो वो 10√3 अपॉन में 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा। 10 का जो वैल्यू है वो √3 कौन से एंगल पर आता है, एंगल 60 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि आपको एंगल ए निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई कर देंगे, तो 45 प्लस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 डिग्री। देखो कितना इजी सवाल है, ठीक है। और ये CDS का क्वेश्चन है, ठीक है, CDS में क्वेश्चन आया था और बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हाँ एंगल ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक्स और वाई के अंदर। एक्स का वैल्यू निकाल लो, वाई का वैल्यू निकाल लो, दोनों को प्लस कर देना, फाइनल जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताओ मुझे, ठीक है। तो चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 100 जो है उसको समझना। 100 में देखो क्या बोला गया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 0। ये बोला गया आपको, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा वो हमसे पूछा गया। तो पहले मुझे ये बताओ कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो 0 कौन से एंगल पर आता है, कॉस का जो वैल्यू 0 आता है वो 90 पर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। कॉस का जो वैल्यू होता है वो 0 कब आता है, जब एंगल कितना हो, 90 हो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। यदि आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो वो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, जो अल्फा का वैल्यू आपने निकाला है वो रख दो, अल्फा की जगह हम लोग रख देंगे 90 माइनस बीटा, और एक और बीटा जो है वहाँ पर पहले से है, ये हो जाएगा। यहाँ पर साइन रह जाएगा, 90 ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब जैसे आपको क्वाड्रेंट वाले जो रूल्स है ध्यान रख लेना, हम लोग क्वाड्रेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे बाद में, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको थोड़े बहुत रूल्स जो है वो याद होंगे। ये 90 जो है एक विषम गुणांक है कि सम गुणांक है, 90 इंटू 1 एक ऑड मल्टीपल, एक विषम गुणांक है। जब विषम गुणांक होता है तो साइन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है।
ये जो है वो ध्यान रखना पूरा का पूरा एंगल माना जाएगा, तो ये 2 बीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। और 90 माइनस 90 में से जब कुछ भी घटाओगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव होते हैं ना फर्स्ट वाले में, तो ऑल पॉजिटिव में मतलब साइन भी पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है तो जो वैल्यू आपने निकाला है cos 2 बीटा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, cos 2 बीटा हो जाएगा। कर सकते हो भाई, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 होना चाहिए, तभी ये 0 आ सकता है। अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वाले अल्फा की जगह पर 90 माइनस बीटा मैंने रख दिया। माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 2 बीटा, बाहर की तरफ साइन है, 90 के कारण साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई टेंशन है ही नहीं। और 2 बीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं। चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, आज वाले सेशन में बेसिकली आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 101 को देखना। देखो इसमें क्या बोला गया है, कॉसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 अपॉन में टेन 60 कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 इंटू टेन 45, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना ये सीजीएल में 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 में मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो अब आप देखना कितना इजी सवाल है। मुझे बताओ कॉसेक 30 का मान कितना होता है। कॉसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। केवल वैल्यू को रखते जाओ। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 होता है ना। सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, कर लोगे। देन ऐसे ही देखना टेन 60 का वैल्यू कितना होता है वो बताओ फटाफट से। टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉसेक 45, कॉसेक स्क्वायर 45 का, कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेक 60 की बात कर रहे हैं, सेक स्क्वायर 60, तो सेक ऑफ 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद में टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कर सकते हो यहाँ तक सॉल्व। देखो 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2 बनेगा, 4 + 2 करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस का 4 हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ से क्या करना, 2 कॉमन निकाल लेना। तो 6 में जब 2 का डिवाइड दोगे 3 बचेगा, 2 कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस का 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस तरह का फॉर्म बनता है तो हम क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण कर देते हैं, है ना, रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन कैसा है वो मुझे बताओ, नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, √3 + 2, √3 + 2 इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब ऊपर की तरफ गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 को ऐसे कैसे रख लेना, और √3 + 2 जो है वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखना, इसको जैसे आप a मानते हो इसको b मानते हो, तो a - b आ गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, a + b बन जाएगा। तो a - b इंटू a + b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। वो माइनस जब ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और √3 + 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, -3 हो गया। और √3 + 2 जो है इसमें 2 + √3 लिखा हो तो उससे कोई इफेक्ट तो आने वाला है नहीं, ठीक है। 2 + √3 लिख दो या √3 + 2 लिख दो, बात एक ही बनती है। तो ये इसका ऑप्शन जो बी बनेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, केवल आपको टेबल वाली वैल्यूज जो है वो पता होनी थी। यदि आपको वैल्यूज पता है आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है
102, ये ध्यान रखना आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको लिखवाया था ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो 2 तो ऐसे कैसे है, साइन 38 और सेक 52, मैंने आपको बताया था एस लेटर से स्टार्ट होने वाले दोनों का गुणा करने पर कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पर ये वैल्यू 1 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 ही आ जाएगा ऐसे कैसे। फिर देखो कॉस 64 दे रखा है, साइन 26 दे रखा है, साइन स्क्वायर 64 दे रखा है। इसमें पूरे में देखना एंगल जो है 64 वो ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो उसको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वाले को चेंज कर लो, ये जो 26 जो है इसको चेंज कर देंगे। साइन 26 का वैल्यू किसके बराबर होगा मुझे बताओ फटाफट से। साइन 26 की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन 26 की जगह पर मैं कॉस 64 लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ। तो देखो एक कॉस 64 पहले से है, एक और आ जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 64 जो है वो पहले से लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, साइन और सेक का गुणा करेंगे 1 मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 26 की जगह पर कॉस 64 लिख देंगे। एक कॉस 64 पहले से है, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 64 जो है वैसे कैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखना, इस वाले में टेन स्क्वायर 23 आपको दे रखा है, कॉट स्क्वायर 23 आपको दे रखा है। आपको ये चीज़ पता होगी, जैसे 2 चीज़ें होती है, ध्यान रखना। आप क्या कर सकते हैं, कॉट 23 की जगह पर या तो 1067 लिख दो, ये लिख सकते हो। या फिर कॉट 23 की जगह पर 1/में 1023 ये भी तो लिख सकते हो ना भाई। यदि आप बराबर में लिखना चाहते हो जब तो 1067 लिखना पड़ेगा। यदि आप इन्वर्स करके लिखना चाहते हो तो 1/में 1023 आ जाएगा, लिख सकते हो ये वाला। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इस वाले का यूज कर लो, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। 10 स्क्वायर 23 ऐसे कैसे है, कॉट स्क्वायर 23 की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, 1/में 10 स्क्वायर 23 लिख देंगे। 10 स्क्वायर 23 से 10 स्क्वायर 23 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर कैंसिल करके कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखना सेक स्क्वायर 67 है माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 है। सेक और कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, इन दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सेक स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ मुझे बता दो। सेक स्क्वायर, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसको देखो, ये जो सवाल है ना 102, इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन है, वो करेक्शन कर लो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, तो करेक्शन देखो क्या करना है। 10 स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 23, ये गुणा में दे रखे है ना, इनको क्या करो इस तरह से लिख लेना, 10 स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23, ये ध्यान रखना प्लस की फॉर्म में है, ठीक है। बीच में जो है इन दोनों के प्लस का साइन आएगा, क्वेश्चन जो है वो उसमें प्लस का साइन है, मैंने चेक कर लिया है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऊपर वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पार्ट पूरी तरह सही है, वो सही आ जाएगा। नीचे वाले पार्ट में क्या था, 10 स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 23 दे रखा था, तो उसकी जगह पर आप लोग 10 स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23 लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो जो 10 स्क्वायर 23 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं 10 23 का जो वैल्यू होता है वो कॉट की फॉर्म में क्या लिख सकते हो मुझे बताओ फटाफट से। 10 स्क्वायर 23 की जगह पर हम लोग कॉट स्क्वायर 67 लिख सकते हैं। सिमिलरली जो कॉट स्क्वायर 23 है आगे की तरफ, उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 67। मैंने पूरे को क्या कर दिया है, 67 में कन्वर्ट कर दिया है। माइनस सेक स्क्वायर 67 ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 जो है वैसे कैसे आ जाएगा। आगे वाले जो दोनों टर्म्स थे उनको मैंने ऐसे कैसे रख दिया है, और 10 23 जो था उसको कॉट 67 में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉट 23 जो है उसको 10 67 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज समझना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवा रखी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अकॉर्डिंग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वो तो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यदि हम 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो वो कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर 67 माइनस सेक स्क्वायर 67, उसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली
कॉट स्क्वायर 67 और कॉसेक स्क्वायर 67, उसकी जगह पर भी कितना लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखो क्या बनेगा। पहली बात तो कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो इस वाले की जगह पर तो हम लोग 1 लिख देंगे, इस वाले की जगह पर 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो ये -1 आएगा, एक ये वाला -1 आएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो -3/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग करेक्शन कर लेना, मैंने आपको बता दिया है क्या करेक्शन आपको करना था। ठीक है, तो चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला जो क्वेश्चन है 103। देखो 103 में क्या बोला गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो पता है आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड रुको मैं चेक करके बता देता हूँ, वेट ए सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये TA करके लिखा हुआ है, इसको हटा लेना है यहाँ से। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस चीज़ को हटा लेना। बाकी क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत नहीं है, केवल आपको वैल्यू जो है वो रखते जाना है। देखो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर जो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। फिर 4 आ जाएगा। sec 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आना, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ देखना है, यहाँ पर tan 60 का मान रखना है और उसका स्क्वायर करना है। tan 60 का मान कितना होता है, √3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो केवल इसको सॉल्व करना है। ऊपर की तरफ एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा वो 64 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, ये तो आपको आता होगा आई होप, है ना। ऐसे इनका जब एलसीएम लोगे नीचे वाले वैल्यूज का, तो 4 आ जाना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर -1 ऐसे कैसे आएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 64 और 15 को ऐड करोगे 79 बनेगा, -12 करोगे तो 67/12 आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। ऐसे ही यहाँ से 12 में से 3 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 9/4 आ जाएगा। होता क्या है, जब इस तरह का बनेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दूर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पास वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 67 × 4 ऊपर आ जाएगा, और 12 × 9 नीचे आ जाएगा। 4 से वाला कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 67/27, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप इसको डील करेंगे। ठीक है, केवल वैल्यूज रखनी थी। और पता है देखो होता क्या है ना, जैसे TCS, जैसे थोड़ा सा डर बैठा हुआ है बच्चों के मन में कि TCS जो बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाता है। TCS डिफिकल्ट पेपर नहीं बना रहा है, पेपर में केवल वो क्या करता है, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई कर दी उसने। क्वेश्चन पहले की तुलना में इजी आ रहे हैं, केवल कैलकुलेशन लेवल जो है ना वो थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया है। तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी आ रहे हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम कर लो, वो चीज़ों के लिए आप प्रॉपरली कर जाओगे, फिर आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, 104 के ऊपर। देखो 104 में क्या बोला गया है, और 104 में मैं आपको थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर आगे का जो पार्ट है वो आपको रिप्लाई करना है। 104 में बोला गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 90 दे रखा है, और अल्फा का जो वैल्यू है वो 2 बीटा के बराबर है। तो आप क्या करो, इस अल्फा की जगह पर, यहाँ पर इस अल्फा की जगह पर कितना रख सकते हो आप लोग, 2 बीटा रख सकते हो। एक बीटा पहले से है, 2 बीटा और आ जाएगा, तो 2 बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से 3 बीटा इज इक्वल टू 90 है, तो बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। अल्फा जो है वो बीटा के डबल के बराबर है, तो 30 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर अल्फा की जगह पर तो क्या करना, 60 रख देना, बीटा की जगह पर 30 रख देना। उसके बाद में इनकी वैल्यूज जो है वो आप टेबल से लिख लेना,
और टेबल से इनका वैल्यू रख करके फाइनल वैल्यू क्या बनेगा वो आपको कमेंट में लिखना है। करोगे इसका कमेंट, ठीक है। तो जब ये सेशन ओवर हो जाए उसके बाद में इसका जो भी वैल्यू बने वो आप लोग कमेंट में लिख देना। तो इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दे रखा है, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा के बराबर है, तो इस अल्फा की जगह पर 2 बीटा रख देना। 2 बीटा प्लस बीटा करोगे 3 बीटा हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू 30 आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो 60 आ जाएगा। कर लोगे वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना 105, ये केवल आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्या है ना, ये यूपीएससी के सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता है ये चीज़ तो कि एसएससी यूपीएससी को फॉलो करती है, तो ठीक है अभी तक एसएससी में कभी नहीं आया, लेकिन किसी न किसी दिन ये क्वेश्चन जो आपको जरूर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी जब स्टार्ट किया था सेशन, कि जब एंगल थीटा का जो वैल्यू है वो 45 से कम हो, राइट, एंगल थीटा का वैल्यू 45 से कम हो तो क्या होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा से कम होता है ना। या ये भी कह सकते हो इसी चीज को कि कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो साइन थीटा से ज्यादा बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 45 से कम के ऊपर, ये होगा यहाँ पर। तो यही चीज पता है यहाँ पर बन रही है। जो 25 एंगल दे रखा है आपको 25, ये 45 से कम है या 45 से ज्यादा है, मुझे ये बता दो। 45 से कम है, तो यदि ये 45 से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस 25 का जो मान बनेगा वो साइन 25 से ज़्यादा बनेगा। तो कॉस 25 का मान जो साइन 25 से ज़्यादा है, तो यदि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो पहले तो मुझे बताओ कि वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यदि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव आएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा या तो ऑप्शन ए बनेगा या फिर ऑप्शन बी बनेगा। भाई पॉजिटिव आएगा बट लेस देन 1, एक पॉजिटिव आ गया बट ग्रेटर देन 1, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन तो पूरी तरह से हट गया है। और जीरो हो नहीं सकता। जीरो कब हो सकता था वो बता देता हूँ। देखो यदि यहाँ पर क्या होता, दोनों जगह पर 45 लिखा हुआ होता, भाई साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है। यदि ये बराबर होता तो फिर हम क्या करते हैं, यदि बीच में साइन माइनस का है तो वैल्यू कितना मिलता हमारे को, जीरो मिलता। तो जीरो क्यों नहीं हो सकता वो बता दिया। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता वो मैंने बता दिया, क्योंकि कॉस 25 का जो मान बनेगा वो साइन 25 से ज्यादा होगा, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव बनेगा। अब एक तो लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1, यही हो सकता है। आपको ये पता है कि कॉस का वैल्यू हो या साइन का वैल्यू हो, क्या कभी ये एक से बड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप इनमें जैसे डिफरेंस भी देखना चाहें तो ध्यान रखना इनमें मैक्सिमम डिफरेंस जो होता है, जैसे देखना साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। ऐसे यदि आप देखोगे साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, जबकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर भी डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या कभी साइन और कॉस का जो डिफरेंस है वो एक से बड़ा आ सकता है क्या, एट मैक्स, ध्यान रखना मैक्सिमम है वो एक के बराबर आ सकता है, कभी भी डिफरेंस एक से बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा पॉजिटिव बट लेस देन 1, धनात्मक तो होगा लेकिन एक से कम बनेगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है वो। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी उसी को फॉलो करती है, कोई ना कोई दिन होगा जिस दिन ये एसएससी में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया। जैसे यहीं पर क्या होता है, ये क्वेश्चन में 25 की जगह पर ऐसे लिखा हुआ होता, सपोज कॉस 25 की जगह पर सपोज लिखा हुआ होता 63 माइनस साइन 63। तो आपको ये पता है कि जैसे ही एंगल 45 से ऊपर जाता है, थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा जाता है, तो साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस से बड़ा हो जाता है ना। साइन 63 का जो मान बनेगा वो कॉस 63 से बड़ा होनेगा। तो यदि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो वैल्यू कैसा आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कॉस 63 माइनस कॉस साइन 63, तो फिर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। बट अभी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बट लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको थ्योरी वाले पॉइंट्स बताया तो उसमें भी आपका टाइम थोड़ा सा जाता है,
ठीक है। बट अगले वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगले वाले सेशन में आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इस वाले सेशन का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो फटाफट से। या फिर ऐसा करता हूँ कि आगे की तरफ क्या है, कुछ इजी क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ। 107 जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा अभी के लिए, तो इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। आगे वाले जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। जैसे देखना, 10a+b का वैल्यू आपको दे रखा है √3। मुझे ये बताओ कि 10 का वैल्यू √3 कब आता है। 10 का वैल्यू √3 कब आएगा, जब एंगल का वैल्यू कितना हो, 60 हो जाएगा, बन जाएगा ये वाला। देन यहाँ पर आपको बोला गया है 10a बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। 10 का वैल्यू 1 कब आता है, जब एंगल कितना हो, 45 हो, यही बनेगा ऐसे। तो ए का जो वैल्यू है वो तो 45 हो गया, a+b करने पर 60 आ रहा है, तो यहाँ से b का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। कर सकते हो। अब आपसे ये पूछा गया कि 10a-b का वैल्यू कितना है, तो a की जगह पर 45 रख देना, b की जगह पर 15 रख देना, और 45 माइनस 15 करोगे 30 बनेगा। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ था नहीं भाई। a+b का वैल्यू 60 हो जाएगा, a का वैल्यू 45 हो जाएगा, a का 45 है तो b का कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर ये a और b के जो वैल्यूज है वो रख देना, वहाँ पर आ जाएगा वहाँ से। 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करवाऊंगा। और 108 जो है उसको भी आप लोग स्किप कर दोगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो मैं आपको अगले सेशन में करवा दूंगा। देखो इस वाले में देखो, साइन a+b का वैल्यू आपको दे रखा है √3/2। मुझे ये बताओ a+b का वैल्यू, साइन का वैल्यू जो होता है √3/2 कब आता है, फटाफट से बता दो। 60 के ऊपर, ठीक है, ये बनता है। कॉस b का वैल्यू आपको दे रखा है √3/2। तो मुझे ये बताओ कि कॉस का वैल्यू जो होता है √3/2 वो कब आता है, 30 के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि b का वैल्यू 30 है, ठीक है, और a और b दोनों को जोड़ने पर 60 आना चाहिए, तो a का वैल्यू भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। आपसे वैल्यू पूछा गया है 2a-b, 30 का डबल करेंगे 60 बनेगा, -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू जो है 30 पर आपसे वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ये 2a-b दे रखा है। इस क्वेश्चन में एरर हो सकती है मे बी, जैसे ऑप्शन या तो गलत लिखने में आ गए हैं। यहाँ पर जैसे 2a-b का वैल्यू पूछेगा तो वो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और सपोज जैसे इस 2a-b के साथ में जैसे ऐसे लगा हुआ होता, साइन 2a-b लगा हुआ होता, तो 2a-b की जगह पर हम लोग 30 रख देंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन हो, और हो सकता है कि सिंपल आपसे 2a-b पूछ रखा हो, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, दिए गए मानों के लिए पी क्यू आर एस वास्तविक संख्याएं हैं। आपसे ये पूछा गया, देखो चार चीजें आपको दे रखी है। सेक पी का वैल्यू 1/4, टेन क्यू का वैल्यू 20, कॉसेक आर का वैल्यू 1/2 और कॉस एस का वैल्यू 2। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकते हैं। तो देखो मैंने आपको जो अभी 4th पॉइंट लिखवाया था ना स्टार्टिंग में थ्योरी वाला, मैंने आपको क्या क्या बताया था, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, है ना। 10 का वैल्यू जो होता है, 10 और कॉट का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। सेक और कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से ज़्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो यहाँ पर सेक का वैल्यू आ रहा है कितना, 1/4। क्या कभी सेक का वैल्यू 1/4 हो सकता है क्या? सेक का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम कभी नहीं हो सकता है। तो ये वाला यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 10 का वैल्यू आपको दे रखा है 20। 10 का आपको पता है कि 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना पॉसिबल है। कॉसेक आर का वैल्यू दे रखा है 1/2। कॉसेक का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से ज़्यादा होता है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिमिलरली कॉस एस का वैल्यू दे रखा है आपको 2। कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा, कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपसे यही पूछा गया कितने ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है। 3 चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकती। सवाल कितना ईजी है वो आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। आज वाले सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ओवर करते हैं, और बीच में जो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। और अगली वाली क्लास में हम लोग को करना क्या है, बेसिकली डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो अगली वाली क्लास में क्या होगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वाली क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे।
एक चीज़ जरूर ध्यान रख लेना, एक तो घर पर रहना, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जब एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे, जैसे आपने भी देख लिया सीजीएल का जैसे नोटिफिकेशन आ गया और उसमें एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन जिस भी दिन इसकी डेट आएगी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो जो टाइम आपको अभी एक्स्ट्रा मिला है उसका बेनिफिट उठाओ, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, एक गणित समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम का जो फॉर्म भरते हैं वो कम से कम 10 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, है ना। लेकिन इतना तो मानते ही होंगे कि 10 लाख में से 10,000 बच्चे तो ऐसे होंगे डेफिनेटली जो अभी के टाइम पर भी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और ध्यान रखना वैकेंसी इतनी ही आती है बस। आपको इन 10,000 बच्चों में रहना है जो मन लगा करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और इतना मैं कह सकता हूँ कि ये 10,000 बच्चे जो होंगे ना, मतलब 10 लाख में से हद मार करके है ये, 10,000 बच्चों से ज़्यादा ऐसे नहीं मिलेंगे जो अभी आपको ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सही टाइम है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं अपनी पढ़ाई से। आप लोग को इस टाइम का यूटिलाइज करना है। यदि आप अभी प्रॉपरली पढ़ गए, आपने इस टाइम का यूटिलाइज कर लिया, आपने इस टाइम को वेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो घर पे रहो, पढ़ाई करो, प्रॉपरली अपना शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल को फॉलो किया करो। आप खुद देख सकते हो मैंने अपनी क्लास का टाइम जो है वो भी फिक्स कर रखा है। वो इसीलिए फिक्स कर रखा है क्योंकि पता है जब क्लास एक बिल्कुल फिक्स टाइम पे आती है तो उससे क्या होता है, पढ़ने का मन करता है। यदि मैं क्लास का टाइमिंग ऐसे चेंज करता रहूँ, कभी 9 बजे डाल दिया, कभी 11 बजे आ रहा है, कभी दिन में 3 बजे आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका पढ़ाई का जो फ्लो है ना वो टूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका फ्लो ब्रेक हो, इसीलिए मैंने भी जो क्लास का टाइमिंग में बिल्कुल फिक्स कर रखा है। आपको बिल्कुल ये किया करो, जैसे ही 9 बजे आप लोग जो भी क्लास चालू होती है तो नोटबुक लेकर के बैठ जाया करो, हैंड टू हैंड उसके नोट्स बनाओ, और फिर उसके बाद में पूरा दिन भर आपके पास होता है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगली क्लास लेने से पहले पहले आपकी जो पिछली क्लास है ना वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो, प्रॉपरली शेड्यूल बनाओ, फिक्स टाइम पर आप लोग को चीज़ें करनी होती है, वो चीज़ों को करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। घर पे रहना, पढ़ाई करना, बाहर अभी मत निकलना। बाय बाय।